रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस पे पढ़ रहे थे सदिश। सदिश में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। उसी में हमने पिछली बार जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था दो दिशाओं में किसी सदिश का वियोजन, यानी कि दो दिशाओं में किसी सदिश को हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि त्रिविमीय निर्देश तंत्र में एक सदिश का वियोजन कैसे होता है। मतलब एक सदिश है हमारे पास ए, हमको इसको तीन दिशाओं में डिवाइड करना है, यानी कि इसको हमें एक्स में भी बताना है, वाई में भी बताना है और जेड में भी बताना है। इसके लिए हम देखते हैं, पहले तो टॉपिक का नाम डाल लो, क्या है? त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिश का वियोजन, यानी कि इसको तीन दिशाओं में कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास ये एक सदिश है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है, ये सदिश है। यहाँ पे एक पी पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट, ये एक सदिश हो गया। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है? अल्फा। वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, ठीक है। अब देखो, वो यहाँ पे हम लंब डालते हैं, इसका ये ए एक्स है घटक, ए इसका ए वाई है, ये इसका ए जेड है। इसको ए वाई लिख सकते हैं। अब देखो कि इसके वियोजन को हम कैसे लिख सकते हैं। ए एक्स आई कैप, मतलब जो ए का वियोजन एक्स दिशा में है वो कितना है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ठीक है। ए सदिश ये हुआ। अब हमें देखना है कि ए सदिश को हम या इसका मापन क्या कर सकते हैं। ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर, यानी कि इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखना है ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आई है हमारे पास। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो, आप इस ट्रायंगल में देखो, इसको हमने ओ पॉइंट दिया, एम पे लंब डाला, तो क्या हुआ? ट्रायंगल ओ एम पी, इसमें कोस अल्फा क्या हुआ? ए एक्स, और ये कितना हो गया? ए, तब ए कितना आया? ए एक्स अपॉन कोस अल्फा, या फिर ए एक्स बराबर क्या आ गया? ए कोस अल्फा। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे ए वाई बराबर ए कोस बीटा, फिर ऐसे ही ए जेड बराबर ए कोस गामा, ठीक है। अब हम इनको तीनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो क्या हुआ? इधर देखो, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा
प्लस ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा और ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। इसमें से ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस का स्क्वायर अल्फा, कोस का स्क्वायर बीटा और कोस का स्क्वायर गामा। ठीक है, अब देखो कि दिक्कोज्या का नियम क्या कहता है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं, पर आप एक बार इसको देख लो कि जो दिक्कोज्या का नियम होता है वो क्या होता है। दिक्कोज्या नियम यानी कि इनका जो रूल है दिक्कोज्या का वो क्या बताता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये दिक्कोज्या का नियम बताता है कि इनका जो वर्ग का इन सब का स्क्वायर है उनका ऐड करने पर उसका मान कितना आता है 1। तो क्या लिख देंगे, ए एक्स ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बराबर ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, यानी कि वो चीज़ प्रूफ हो गई हमारे पास। इस प्रकार से हम किसी सदिश का 3 दिशाओं में वियोजन कर सकते हैं, यानी कि इसका तीनों दिशाओं में डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो अगला टॉपिक है उसमें देखते हैं कि 2 सदिशों को जोड़ना हमने देख लिया कि भाई 2 सदिश है उनको जोड़ने पर उसका परिणामी क्या आता है। अगर 2 से अधिक सदिश आ गए, हमारे पास क्या हुआ कि 2 से अधिक सदिश आ गए तो हम क्या करेंगे, 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए क्या आता है, बहुभुज का नियम। क्या आता है, बहुभुज का नियम। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बहुभुज का नियम यानी कि सदिश के संयोजन का बहुभुज का नियम। टॉपिक डालो, सदिश के संयोजन का बहुभुज नियम। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 से अधिक सदिश होंगे तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए क्या करते हैं कि एक बहुभुज का नियम बनाते हैं, यानी कि जो हमारे पास सदिश हैं उनको बहुभुज की आरंभ के रूप पर यूज में करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि कोई सदिश ए है, कोई सदिश ये इसकी पॉइंट यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे फिनिश होती है, यानी कि बी सदिश है। ऐसे ही हमारे पास सी सदिश है, ये हमारे पास डी सदिश है, यानी कि अलग अलग सदिश है जो जिगजैग अवस्था में है, यानी कि इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, वो ए के डायरेक्शन में इसका कोई मतलब नहीं है, सी का बी डी की दिशा के रूप में कोई मतलब इसका मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो किधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इसके लिए क्या दिया गया है, बहुभुज का नियम। इसमें हम क्या करते हैं, सभी सदिशों को एक मतलब डायरेक्शन में लिखते हैं, यानी कि एक भुजा से शुरू करते हैं जिससे पहले सदिश का क्या है, उसका प्रारंभिक बिंदु शुरू होता है और अंतिम बिंदु वहाँ खत्म होता है, और जहाँ पे पहले सदिश का जो अंतिम बिंदु खत्म होता है वहाँ पे हम दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु लेते हैं और वापस वही कंडीशन चलती रहती है, मतलब प्रारंभिक अंतिम। अब देखते हैं इसको हम कैसे लिख देते हैं, पहले ए सदिश लिख देते हैं, फिर बी सदिश लिख देते हैं, फिर सी सदिश लिख देते हैं, फिर डी सदिश लिख देते हैं, यानी कि ये ए सदिश है, ये बी सदिश है,
ये C सदिश है और ये D सदिश है, यानी कि इसकी दिशा यहाँ समाप्त हुई तो ये यहाँ से प्रारंभ हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये बहुभुज नियम क्या बताता है कि इनका जो इक्विवेलेंट यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो ये भुजा होगी, बट इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो इससे ऑपोजिट साइड होगी। इसके लिए हम इन भुजाओं को क्या करते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में लिख लेते हैं। देखते हैं कि एक बहुभुज बना लेते हैं। ये एक A सदिश है, फिर यहाँ से B सदिश है, फिर यहाँ से C सदिश है, फिर यहाँ तक D सदिश है। अब इसका रिजल्टेंट है वो हमने क्या मान लिया, वो मान लिया R। ठीक है, इसको O से स्टार्ट किया, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। ठीक है, ये इसका D पॉइंट। अब बहुभुज का नियम क्या कहता है कि सबका योग करना, तो हम पहले क्या करते हैं, दो सदिश लिए A और B, A और B यानी इसका परिणाम क्या आ जाएगा, A प्लस B। अब देखो ये सदिश, तो इस भुजा का परिणाम क्या आ जाएगा, A सदिश, B सदिश, C सदिश। अब देख लो ये त्रिभुज देखते हैं जिसमें क्या हो जाएगा, ये वाला फिर हो जाएगा A सदिश, B सदिश, C सदिश और D सदिश। अब इसको हम लिखते हैं कि OA बराबर क्या आता है, A सदिश OA, और AB बराबर क्या है, B सदिश। तो क्या हो जाएगा, OB बराबर क्या हो जाएगा, A सदिश प्लस B सदिश। अब ऐसे ही ये कौन सा ट्रायंगल था यहाँ पे, ये था त्रिभुज OAB। अब देखते हैं त्रिभुज OBC, क्या देखते हैं, OBC। इसमें क्या हो जाएगा, OC क्या हो जाएगा, OC बराबर क्या हो जाएगा, OB और BC। तो क्या हो जाएगा, A सदिश प्लस B सदिश, ये तो इससे हो गया OB। ठीक है, और फिर तीसरा क्या हो गया, C सदिश, ये आ गया O सदिश। अब तीसरी चीज हम देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल देखें, OCD। इसमें क्या आ जाएगा, जो OD आ जाएगा वो कितना होगा, OC प्लस DC। तो क्या हो जाएगा, A सदिश, B सदिश, C सदिश, D सदिश। OD क्या बताता है, रिजल्टेंट को, यानी कि जो R है वो क्या हो जाएगा, A सदिश प्लस B सदिश प्लस C सदिश प्लस D सदिश। यानी कि बहुभुज के नियम के अनुसार हमने क्या कर लिया, एक दो से अधिक सदिशों का योग ज्ञात किया। अब हमारे पास यहाँ पे सदिश चीजें खत्म होती हैं, उसके बाद में हमारे पास क्या मैथमेटिकल रूप में चलेंगे। अब कि मैथमेटिकल का भी कुछ पोर्शन फिजिक्स में यूज होता है, उसमें जो फर्स्ट चीजें हैं वो है डिफरेंशियल यानी कि अवकलन। अवकलन चीज देखो कि अवकलन क्या होता है। हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है अवकलन। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन देखे तो अब देखेंगे हम अवकलन गणित। अवकलन यानी कि डिफरेंशियल मैथमेटिक्स, यानी कि दो हमने कांस्टेंट अचर ले लिए। क्या ले लिया, x और y। अब क्या होता है, अगर y का मान x के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी कि x वो एक फ्रीडम राशि है और ये y है वो एक परतंत्र यानी कि वो उस पर डिपेंडेंट राशि है। यानी कि x के अकॉर्डिंग y का मान चेंज होता है यदि x के रिस्पॉन्स में, यानी कि x के
अनुसार y का मान चेंज हो। बट इसका जो अनुपात होगा वो किसी भी कंडीशन में शून्य नहीं होगा, वो एक निश्चित राशि होगी। यानी कि x y अपॉन x है वो कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू। तो इसको हम क्या करते हैं, लिमिट, और ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। इसको यानी कि dy अपॉन डी एक्स को ये x के रिस्पॉन्स में y का मान परिवर्तित होता है। अगर देखते हैं हम टाइम के अकॉर्डिंग स्थिति कैसे परिवर्तित होती है वो देखो। टाइम के अकॉर्डिंग स्थिति में परिवर्तन, अवकलन में देखो पहला क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग स्थिति में परिवर्तन। वो होता है जैसे dt टाइम हो गया और स्थिति हो गई x, ठीक है। तो dx अपॉन dt लिख लेंगे। यहाँ पे जो हमने पहले बताया था कि dy अपॉन dx है, यहाँ पे dy dx एक संकारक है, यानी एक ऑपरेशन है जो किस पे लागू होता है, y पे। यानी कि d अपॉन dx y को ऑपरेट करता है। वैसे ही यहाँ पे d अपॉन dt क्या है, वो किसको करता है, वो करता है x को। और हम जानते हैं देखो dx अपॉन dt क्या होता है, v के बराबर, यानी कि v लिमिट x टेंड्स टू 0 dx अपॉन dt, ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, वो क्या है, वो है किसी क्षण t पर कण की स्थिति क्या है, x बराबर 4t² और 6t प्लस 5 है। तो कण का वेग ज्ञात करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, कण का वेग। मैंने अभी बताया है क्या होता है, v बराबर dx अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में x में परिवर्तन। x हमारे पास क्या है, 4t² 6t प्लस 5, इसका अवकलन कर दो, dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, d dt 4t² 6t प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार आप ऐसे देख लो, ये बाकी चीज़ें बाद में बताई जाएंगी कि कैसे किया इसको। ये हो गया 8t प्लस 6 कांस्टेंट का 0, यानी कि जो इसका v होगा वो क्या होगा, 8t प्लस 6। ओके, अगला हम अगली क्लास में देखेंगे।